हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग कैप्सूल पर आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शरीर को हम रोज इस्तेमाल करते हैं उसे हम वास्तव में कितना जानते हैं? या फिर ये सवाल आया है कि काम ऊर्जा क्या वाकई कुछ गलत है या बस हमें हमेशा उससे डराया गया है? आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो इन सवालों को बहुत गहराई से और बिल्कुल नए नज़रिए से देखती है। ओशो की किताब शरीर और तंत्र न केवल शरीर और चेतना के रहस्यों को खोलती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे हम अपने शरीर को दबाकर नहीं बल्कि समझकर और स्वीकार करके आत्मज्ञान तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनोखी यात्रा को जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। अध्याय 1, शरीर को समझना। ओशो। इस पहले अध्याय में हमारे शरीर को लेकर समाज द्वारा बनाई गई धारणाओं पर सवाल उठाते हैं। वह कहते हैं कि हजारों सालों से इंसान को यह सिखाया गया है कि शरीर पाप है, शरीर मोह है, शरीर को त्यागो तभी तुम मुक्त हो सकते हो। लेकिन तंत्र इस सोच को पूरी तरह उलट देता है। तंत्र कहता है शरीर ही साधना है, शरीर ही वह द्वार है जिससे होकर हम परम को जान सकते हैं। ओशो समझाते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तब वह शुद्ध चेतना होता है। फिर धीरे धीरे उसे सिखाया जाता है कि उसका शरीर गलत है, उसे अपने शरीर को छुपाना है, नियंत्रित करना है और उसके स्वाभाविक अनुभवों को दबाना है। यहीं से दमन की शुरुआत होती है। यही दमन आगे चलकर हमारे भीतर अपराधबोध पैदा करता है। हम अपने स्वाभाविक अनुभवों को गलत समझने लगते हैं और यही भीतर संघर्ष शुरू करता है। हम दो भागों में बंट जाते हैं। एक तरफ हमारा शरीर होता है जो प्रकृति से जुड़ा है और दूसरी तरफ हमारा मन होता है जो समाज से बना है। ओशो कहते हैं कि यही विभाजन दुख का मूल कारण है। जब तक हम अपने शरीर को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते तब तक हम अपने भीतर समग्रता नहीं ला सकते। शरीर के साथ संबंध बदलना, हमें अपने शरीर के साथ एक नया रिश्ता बनाना होगा। न इसे दबाना है, न इसकी गुलामी करनी है, बल्कि इसे एक मित्र की तरह समझना है। तंत्र कहता है कि शरीर में छिपी ऊर्जा को दमन मत करो, उसे समझो, उसे देखो और सजग होकर उसका उपयोग करो। ओशो कहते हैं अगर तुम अपने शरीर के प्रति सचेत हो तो शरीर तुम्हारा सबसे सुंदर साथी बन सकता है। तुम्हारा ध्यान तुम्हारे शरीर से शुरू होकर तुम्हें उस जगह तक पहुंचा सकता है जहां तुम केवल साक्षी हो। शरीर और ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं जो शरीर से अलग होकर की जाए। जब तुम सांस लेते हो, जब तुम चलते हो, जब तुम किसी को छूते हो, अगर तुम पूरी सजगता के साथ इन क्रियाओं में हो तो वही ध्यान है। ध्यान शरीर के विरोध में नहीं है, वह शरीर की गहराई में उतरने की विधि है। जो व्यक्ति अपने शरीर से भागता है वह कभी ध्यान को जान नहीं सकता, क्योंकि ध्यान वहीं से शुरू होता है जहां तुम हो और तुम अभी अपने शरीर में हो। धार्मिकता और शरीर। ओशो बताते हैं कि धर्म ने शरीर को लेकर इतनी नकारात्मकता क्यों फैलाई, क्योंकि शरीर स्वतंत्रता देता है, अनुभव देता है और धार्मिक संस्थाएं चाहती हैं कि व्यक्ति नियंत्रण में रहे। जो व्यक्ति अपने शरीर से प्रेम करता है वह स्वतंत्र होता है, इसलिए उसे सिखाया गया कि शरीर पाप है, वासना अधर्म है। लेकिन तंत्र कहता है काम पाप नहीं है, वह ऊर्जा है जिसे ध्यान में बदला जा सकता है। शरीर को नकारो मत, उसे गहराई से जानो, उसके प्रति जागरूक हो जाओ और फिर देखो कि वही शरीर तुम्हें ध्यान, समाधि और मुक्ति की ओर कैसे ले जाता है। अगर शरीर ही ध्यान का आधार है तो क्या काम ऊर्जा को दबाना गलत है या उसका उपयोग एक उच्च चेतना की ओर किया जा सकता है? अब अगला अध्याय इस रहस्य को और गहराई से खोलेगा। क्या तंत्र सेक्स को सिर्फ शारीरिक अनुभव मानता है या यह ध्यान का प्रवेश द्वार बन सकता है? सुनना मत भूलिए। अध्याय 2 काम ऊर्जा का रहस्य। ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य से करते हैं। वह कहते हैं कि काम ऊर्जा सिर्फ एक जैविक प्रक्रिया नहीं है, ये एक विराट शक्ति है जिसे समझा जाए तो वही शक्ति ध्यान में बदल सकती है। तंत्र इस दुनिया की पहली परंपरा है जिसने यह स्वीकार किया कि सेक्स को नकारा नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसे पूरी सजगता के साथ अनुभव करना चाहिए। यह वह स्थान है जहां से ऊर्जा का सबसे गहरा स्रोत उपलब्ध होता है और यही कारण है कि तंत्र सेक्स को वासना नहीं, साधना कहता है। ओशो समझाते हैं कि काम ऊर्जा को दबाने से वह गंदी नहीं होती, बल्कि दबाव के कारण वह कुंठा बन जाती है और यही कुंठा व्यक्ति के मन को विकृत करती है। जब सेक्स को बिना अपराध बोध के पूरी जागरूकता के साथ जिया जाता है तो उसमें एक क्षण ऐसा आता है जब विचार रुक जाते हैं, मन पूरी तरह शांत हो जाता है और वही क्षण ध्यान का पहला अनुभव बन सकता है। ओशो कहते हैं कि लाखों लोगों ने सेक्स को बस एक सुख तक सीमित कर दिया, लेकिन तंत्र कहता है यह केवल शुरुआत है। अगर तुम सजग हो तो सेक्स एक द्वार है और उस द्वार से होकर तुम भीतर प्रवेश कर सकते हो।
सेक्स से ध्यान तक की यात्रा तंत्र यह कहता है कि जब दो लोग प्रेम और समझ से एक साथ होते हैं तो यह केवल शरीरों का मिलन नहीं होता, बल्कि यह दो ऊर्जा केंद्रों का मिलन होता है। जब यह मिलन पूरी तरह सजग होकर होता है तो वह क्षण ध्यान बन सकता है। उस मिलन में सोच रुक जाती है, शरीर मिट जाता है, मन मौन हो जाता है। ये वही स्थिति है जिसे ध्यान में उपलब्ध करने के लिए साधक वर्षों साधना करता है। तंत्र उस अवस्था को शरीर के माध्यम से उपलब्ध करने की विधि देता है। ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि ध्यान का बीज सेक्स में छिपा है, परंतु उसे देख पाने की आंख चाहिए और वह आंख केवल जागरूकता से आती है। काम ऊर्जा को नकारने के दुष्परिणाम ओशो बताते हैं कि जैसे ही बच्चा बड़ा होता है उसे बताया जाता है कि काम भावना पाप है, सेक्स गलत है, यह कहकर उसकी ऊर्जा को दबाया जाता है और वह ऊर्जा जो ध्यान बन सकती थी अब कुंठा बनकर भीतर जलने लगती है। तंत्र कहता है सेक्स को पवित्र मानो, उसे पूरी तरह समझो और फिर वह तुम्हारे भीतर परिवर्तन ला सकता है। काम ऊर्जा कोई रुकावट नहीं है, यह सीढ़ी है। अगर सजगता से चढ़ो तो वह तुम्हें ऊपर ले जा सकती है। सेक्स और पवित्रता, ओशो यह स्पष्ट करते हैं कि सेक्स को लेकर जो पवित्रता का भाव है वह तभी आता है जब उसमें जागरूकता होती है। वह कहते हैं जहाँ अचेतनता है वहाँ सेक्स पशुता बनता है, जहाँ सजगता है वहाँ वही सेक्स ध्यान की शुरुआत बनता है। तंत्र यह नहीं कहता कि सेक्स ही अंतिम साध्य है, लेकिन वह यह अवश्य कहता है कि यह पहला द्वार है। अगर तुम इस द्वार को ही झुठला दोगे तो यात्रा कभी शुरू ही नहीं होगी। इस अध्याय का मूल संदेश ये है, सेक्स कोई तुच्छ क्रिया नहीं है। यह वही ऊर्जा है जिसे हम अगर सही दिशा दें तो वह ध्यान बन सकती है। तंत्र सेक्स को दबाता नहीं, वह उसे रूपांतरित करता है। सेक्स में भी जब तुम पूरी तरह उपस्थित हो जाते हो तो तुम शरीर से परे चले जाते हो और वही पहला अनुभव होता है अपनी चेतना से जुड़ने का। अब सवाल यह है, अगर सेक्स में सजगता ध्यान का द्वार है तो क्या तंत्र केवल अनुभव की बात करता है या वह उस अनुभव को दिशा देने की स्पष्ट विधियां भी देता है? क्या ध्यान केवल बैठकर आंख बंद करने से आता है या शरीर और ऊर्जा को पूरी तरह जानने के बाद ही सच्चा ध्यान संभव होता है? अगले अध्याय में ओशो इन्हीं तांत्रिक विधियों को खोलते हैं जहां केवल सोचने से नहीं बल्कि जीने से ध्यान घटता है। तो सुनना मत भूलिए। अध्याय 3 तंत्र की विधियां और चेतना की चढ़ाई। ओशो कहते हैं कि तंत्र केवल दर्शन नहीं है, ये व्यवहारिक मार्ग है। ये कोई सिद्धांत नहीं जो केवल सोचने समझने के लिए हो, बल्कि यह प्रयोगशाला है जिसमें साधक स्वयं प्रयोग करता है। तंत्र कहता है जानो नहीं, अनुभव करो। इस अध्याय में ओशो तंत्र की कुछ मूलभूत विधियों को समझाते हैं। इन विधियों का उद्देश्य शरीर, मन और ऊर्जा को एक साथ जोड़कर ध्यान की ओर ले जाना है। तंत्र का सबसे पहला आग्रह है सजगता। तुम जो भी करो उसे पूरी उपस्थिति के साथ करो। तुम चल रहे हो तो सिर्फ चलो, तुम खा रहे हो तो केवल खाना ही रह जाए, तुम सांस ले रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान बस उस सांस पर हो। यही ध्यान है, यही शुरुआत है। तंत्र और समग्रता। ओशो कहते हैं कि तंत्र जीवन को खंडों में नहीं बांटता, तंत्र जीवन को समग्र रूप में देखता है। यह शरीर को भी स्वीकार करता है, मन को भी और आत्मा को भी। तुम्हारे भीतर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो ध्यान से बाहर हो। हर अनुभव, हर संवेदना ध्यान में रूपांतरित की जा सकती है। तंत्र कहता है काम को ध्यान बनाओ, भय को जागरूकता में बदलो, क्रोध को ऊर्जा मानकर देखो, कुछ दबाओ मत, कुछ त्यागो मत, बल्कि जो कुछ है उसे समझो। हर भावना, हर अनुभव तुम्हारे भीतर उठ रही ऊर्जा का ही रूप है। तंत्र की विधियां और अभ्यास। ओशो इस अध्याय में कुछ विशिष्ट ध्यान विधियों का उल्लेख करते हैं, जैसे सांस की सजगता, शरीर की संवेदनाओं पर ध्यान देना, ध्वनि या कंपन पर टिकना और सबसे महत्वपूर्ण, हर गतिविधि को पूर्णता के साथ जीना। उदाहरण के लिए, जब तुम श्वास लेते हो तो अनुभव करो कि हवा तुम्हारे भीतर कैसे प्रवेश कर रही है, कैसे वह भीतर फैल रही है और फिर कैसे वह बाहर जा रही है। जब तुम प्रेम करते हो तो केवल शरीर का संपर्क न रह जाए, बल्कि पूरी चेतना उस अनुभव में डूब जाए। यहाँ तंत्र सेक्स को भी ध्यान में बदलने की कला सिखाता है, लेकिन इसके लिए शर्त है कि तुम सजग रहो, तुम भीतर पूरी तरह उपस्थित रहो, न कि खो जाओ, न कि बस भोग में बह जाओ। शरीर को उपकरण बनाना। तंत्र शरीर को शत्रु नहीं मानता, बल्कि उसे एक मूल्यवान साधन मानता है, एक उपकरण, एक मंदिर। ओशो कहते हैं शरीर को जानो, उसकी लय को समझो, उसकी भाषा को सुनो। तुम पाओगे कि शरीर कभी झूठ नहीं बोलता, उसमें एक मौन बुद्धिमत्ता है। अगर तुम उससे संवाद करना सीख जाओ तो वह तुम्हें ध्यान की ओर स्वयं ले जाएगा। अधूरे ध्यान का खतरा ओशो चेतावनी भी देते हैं।
तंत्र की विधियां शक्तिशाली हैं। अगर उन्हें अचेतन होकर किया जाए तो वे तुम्हें और अधिक उलझा सकती हैं। तंत्र कहता है या तो पूरी तरह कूदो या मत कूदो, या तो संपूर्ण समर्पण करो या फिर प्रतीक्षा करो। ये कोई खेल नहीं, ये आंतरिक क्रांति की तैयारी है। इस अध्याय में ओशो ये स्पष्ट करते हैं कि तंत्र हमें केवल विचार नहीं देता, वो हमें साधना की तकनीकें देता है। वह कहता है कि शरीर, ऊर्जा और चेतना तीनों को एक साथ लाकर ही ध्यान घटित होता है। यह ध्यान जीवन के हर क्षण में संभव है। जरूरत केवल एक बात की है, जागरूकता। अगर तंत्र हर अनुभव को ध्यान में बदलने की क्षमता रखता है तो क्या मृत्यु भी एक साधना बन सकती है? क्या तंत्र मृत्यु जैसे डर को भी ध्यान में रूपांतरित करने का कोई रहस्य जानता है? ओशो अगले अध्याय में मृत्यु और जीवन के गहरे संबंध को खोलते हैं और बताते हैं कि तंत्र मृत्यु को शत्रु नहीं बल्कि गुरु क्यों मानता है। तो जरूर सुनिए। अध्याय 4 मृत्यु को समझना, मृत्यु को साधना बनाना। ओशो कहते हैं कि मृत्यु सबसे बड़ा भय है। मनुष्य हमेशा मृत्यु से बचना चाहता है, लेकिन जितना वह इससे भागता है उतना ही वह जीवन से भी दूर हो जाता है। तंत्र मृत्यु को शत्रु नहीं मानता, तंत्र मृत्यु को गुरु मानता है, क्योंकि तंत्र जानता है जहां मृत्यु है वहीं अमृता का द्वार है। ओशो समझाते हैं कि मृत्यु कोई घटना नहीं बल्कि एक गहन अनुभव है, और जो व्यक्ति मृत्यु को सजगता से अनुभव करता है वही जान पाता है कि वह शरीर नहीं है, वह केवल चेतना है। मृत्यु से भागने की मूर्खता धर्मों ने मृत्यु को डर बना दिया, मृत्यु को दंड बना दिया, और इस डर में जीते जी व्यक्ति कभी पूरी तरह जीवित नहीं हो पाता। ओशो कहते हैं जो मृत्यु से डरता है वह जीवन से भी डरता है, क्योंकि जीवन और मृत्यु अलग चीजें नहीं, वे एक ही प्रक्रिया के दो छोर हैं। तंत्र कहता है मृत्यु को जानो, उससे भागो मत, उसे भीतर से देखो। मृत्यु और ध्यान, ओशो बताते हैं ध्यान और मृत्यु में गहरा संबंध है। जब भी तुम ध्यान में जाते हो तो तुम मन से परे चले जाते हो, और वही मृत्यु है। मृत्यु का अर्थ है जो भी झूठा है वह गिर जाए, जो अस्थायी है वह समाप्त हो जाए, और जो शाश्वत है वह सामने आए। तंत्र मृत्यु को केवल अंतिम घटना नहीं मानता, बल्कि वह हर क्षण घट रही है। हर सांस में कुछ मर रहा है, हर बदलाव में कुछ पीछे छूट रहा है। अगर तुम सजग हो तो तुम देख सकते हो कि जीवन में हर क्षण मृत्यु हो रही है, और इस देखना ही ध्यान है। मृत्यु का अभ्यास, तंत्र एक अद्भुत विधि देता है। मृत्यु का अभ्यास करो, अपने आप को मृत मानो, अपने शरीर को देखो जैसे वह पड़ा हो, तुम उसके ऊपर से देख रहे हो। ओशो कहते हैं यह प्रयोग अगर गहराई से किया जाए तो तुम्हें पहली बार यह अनुभव हो सकता है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम एक साक्षी हो। यह अभ्यास तुम्हें धीरे धीरे मृत्यु के भय से मुक्त कर देता है, और जब मृत्यु का भय चला जाता है तो जीवन की सारी ऊर्जा खुल जाती है। फिर न तुम डरते हो न भागते हो, फिर तुम हर क्षण को पूरी तरह जीते हो। मृत्यु और आनंद। ओशो कहते हैं कि जो मृत्यु से मित्रता कर लेता है उसे जीवन का आनंद मिलता है। ऐसे व्यक्ति के लिए हर पल उत्सव बन जाता है, क्योंकि उसे पता है कि कुछ भी स्थायी नहीं, हर चीज बदल रही है। तो जो भी है वही पूर्ण है, उसी में डूब जाओ। तंत्र मृत्यु को दुख नहीं मानता, वह कहता है मृत्यु वह क्षण है जब तुम शुद्ध चेतना में प्रवेश करते हो। अगर तुम सजग हो तो मृत्यु अंतिम समाधि बन सकती है। इस अध्याय का सार यह है, मृत्यु को समझो, मृत्यु को ध्यान से देखो, मृत्यु को टालो मत, तभी तुम जीवन को जान पाओगे। क्योंकि जो मृत्यु से डरता है वह कभी जी ही नहीं सकता, और जो मृत्यु को जान लेता है उसे अमृता की झलक मिल जाती है। अगर मृत्यु तक ध्यान जा सकता है तो क्या ध्यान उस क्षण भी संभव है जब शरीर पूरी तरह समाप्त हो चुका होता है? क्या मृत्यु के बाद भी कोई अनुभव शेष रह सकता है? ओशो अगले अध्याय में जन्म और मृत्यु के बीच के रहस्य को खोलते हैं, जहां चेतना जन्म से पहले कहाँ थी और मृत्यु के बाद कहाँ जाती है। ये जानने के लिए जरूर सुनिए। अध्याय 5 जन्म और मृत्यु के पार की यात्रा। ओशो कहते हैं कि जब तक हम ये नहीं समझते कि हम कौन हैं, तब तक जन्म और मृत्यु हमारे लिए रहस्य बने रहेंगे। हम ये मानते हैं कि जीवन जन्म से शुरू होता है और मृत्यु पर खत्म हो जाता है, लेकिन तंत्र इस सीमा को तोड़ता है। तंत्र कहता है तुम न जन्म के साथ शुरू हुए थे न मृत्यु पर समाप्त हो जाओगे। तुम एक सतत चेतना हो जो शरीर बदलती रहती है, जो रूप बदलती रहती है। जन्म और चेतना। ओशो बताते हैं कि जन्म केवल शरीर का प्रारंभ है, लेकिन चेतना पहले से मौजूद थी। बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है
तब भी वह केवल शरीर नहीं होता, उसके भीतर एक मौन चेतना सक्रिय रहती है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, समाज उसे आकार देने लगता है, भाषा दी जाती है, संस्कार दिए जाते हैं और धीरे धीरे वह चेतना पीछे छूट जाती है। तंत्र का मार्ग उस मूल चेतना को फिर से पाने की यात्रा है। मृत्यु और रूपांतरण तंत्र मृत्यु को अंत नहीं मानता, बल्कि उसे एक संक्रमण मानता है। जैसे दिन रात में बदलता है, जैसे नदी समुद्र में विलीन होती है, वैसे ही मृत्यु पर शरीर गिरता है, लेकिन चेतना यात्रा जारी रखती है। ओशो कहते हैं, मृत्यु के बाद व्यक्ति वहीं जाता है जहां उसका मन था। अगर वह ध्यान में डूबा था तो वह उच्च चेतना में प्रवेश करता है, अगर वह अचेत था तो वह फिर किसी नए शरीर में जन्म लेता है। यह सब कुछ उसी क्षण तय होता है जब मृत्यु आती है। इसलिए तंत्र मृत्यु के क्षण को सबसे पवित्र क्षण मानता है। स्मृति और पुनर्जन्म ओशो बताते हैं कि कई बार लोगों को अपने पिछले जन्मों की झलक मिलती है, कभी स्वप्न में, कभी ध्यान में, कभी गहरी शांति में। तंत्र मानता है कि चेतना में सब कुछ संग्रहित रहता है, कुछ भी नष्ट नहीं होता। जिसे हम भूल गए हैं वह समाप्त नहीं हुआ, वह बस छुपा हुआ है। अगर ध्यान की आंख खुल जाए तो व्यक्ति अपने जन्मों की यात्रा को देख सकता है। वह जान सकता है कि वह कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है। ध्यान और मुक्त यात्रा तंत्र का लक्ष्य यही है कि यह चक्र समाप्त हो, ये निरंतर जन्म मृत्यु का सिलसिला रुके और चेतना इस भटकाव से मुक्त हो जाए। ध्यान वह विधि है जिससे व्यक्ति यह जान पाता है कि वह शरीर नहीं है, वह मन नहीं है, वह जन्म मृत्यु से परे एक शुद्ध साक्षी है। जब यह बोध होता है तो फिर कोई जन्म नहीं होता, फिर चेतना ब्रह्म में विलीन हो जाती है, जिसे ओशो परम विश्राम कहते हैं। इस अध्याय का सार यह है, तंत्र चेतना की उस यात्रा को समझता है जो जन्म और मृत्यु दोनों से परे है। वह केवल शरीर की बात नहीं करता, वह आत्मा की गति को पहचानता है। तंत्र कहता है, जीवन केवल एक पड़ाव है और मृत्यु एक दरवाजा है, लेकिन दोनों के पार जो है वही तुम्हारा सत्य है। अगर चेतना जन्म और मृत्यु दोनों से परे है तो क्या इस चेतना के साथ और भी कुछ जुड़ा है? क्या शरीर और आत्मा के बीच कोई तीसरी चीज भी है जो ध्यान के बिना दिखाई नहीं देती? ओशो अगले अध्याय में ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रों की बात करते हैं, जहां शरीर और चेतना के बीच सेतु बना है, जिसे समझना ध्यान की अगली गहराई है। तो जरूर सुनिए। अध्याय 6 चक्रों का रहस्य और ऊर्जा की सीढ़ी। ओशो कहते हैं, तुम सिर्फ हड्डियों, मांस और रक्त से बने शरीर नहीं हो, तुम एक सूक्ष्म ऊर्जा प्रणाली हो, एक भीतर की दुनिया जिसे देख पाने की आंख अब भी नहीं खुली। तंत्र इसी अदृश्य ढांचे की बात करता है, जहां 7 ऊर्जा केंद्र होते हैं, जिन्हें चक्र कहा जाता है। ये चक्र शरीर में नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर में होते हैं, लेकिन उनका असर तुम्हारे व्यवहार पर, तुम्हारे विचारों पर, तुम्हारे संबंधों पर, यहां तक कि तुम्हारे जीवन के पूरे मार्ग पर पड़ता है। पहला चक्र, मूलाधार। यह चक्र रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में स्थित है। यह जीवन की आधारभूत शक्ति है। भोजन, नींद, सुरक्षा जैसे मुद्दे इसी से जुड़े हैं। अगर यह चक्र बंद है तो व्यक्ति हमेशा असुरक्षित रहेगा, भयभीत रहेगा। तंत्र की यात्रा यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जब तक नींव मजबूत नहीं होती, ऊर्जा ऊपर नहीं उठ सकती। दूसरा चक्र, स्वादिष्ठान। ये चक्र जननेंद्रियों के पास स्थित है। यहीं काम ऊर्जा निवास करती है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो व्यक्ति रचनात्मक बनता है। उसके भीतर प्रेम, करुणा और सहजता का प्रवाह होता है। ओशो कहते हैं, अगर यह चक्र अधूरा रह जाए तो व्यक्ति या तो वासना में डूबा रहेगा या संयम के नाम पर रिप्रेस करता रहेगा। दोनों ही रास्ते उसे ऊर्जा से काट देते हैं। तीसरा चक्र, मणिपुर। यह नाभि केंद्र है। यह शक्ति और अहम से जुड़ा है। जब यह चक्र सक्रिय होता है तो व्यक्ति आत्मविश्वासी बनता है, लेकिन जब यह अति में चला जाता है तो वही शक्ति हिंसा और प्रभुत्व बन जाती है। तंत्र कहता है, इस केंद्र को साधु पर नियंत्रण के लिए नहीं बल्कि ऊर्जा को ऊपर ले जाने के लिए। चौथा चक्र, अनाहत। यह चक्र हृदय में होता है। यहीं से प्रेम शुरू होता है। यहीं से पहली बार व्यक्ति दूसरे को महसूस करता है। जब यह चक्र खुलता है तो व्यक्ति बिना किसी कारण के प्रेम करने लगता है। यह प्रेम किसी के लिए नहीं होता, यह प्रेम बस होता है। ओशो कहते हैं, इस चक्र के खुलते ही ध्यान की शुरुआत होती है। पांचवां चक्र, विशुद्ध। यह गले के पास होता है। यह अभिव्यक्ति का केंद्र है। यह सत्य बोलने की क्षमता देता है, और जब यह शुद्ध होता है
तो व्यक्ति मौन से भी बहुत कुछ कह जाता है। ओशो समझाते हैं, तंत्र की अनेक विधियां इस चक्र को खोलने के लिए हैं, क्योंकि यही वह बिंदु है जहां ध्यान गहराने लगता है। छठा चक्र, आज्ञा। ये दोनों भौहों के बीच स्थित है, जिसे तीसरी आंख कहा जाता है। ये अंतर्दृष्टि का केंद्र है। ये वह जगह है जहां देखने की कला जन्म लेती है। जब यह चक्र जागता है तो व्यक्ति चीजों को जैसा वे हैं वैसा देखता है, वह भ्रम से बाहर आ जाता है। सातवां चक्र, सहस्रार। यह चक्र सिर के ऊपर स्थित होता है। यही वह जगह है जहां ऊर्जा ब्रह्मांड से मिलती है। यह मिलन बिंदु है जहां व्यक्ति शरीर से परे हो जाता है और शुद्ध चेतना में प्रवेश करता है। ओशो कहते हैं, यही ध्यान की पराकाष्ठा है, यही समाधि है जहां सब कुछ समाप्त हो जाता है और केवल होना शेष रह जाता है। चक्र साधना का उद्देश्य, तंत्र का उद्देश्य है ऊर्जा को मूलाधार से सहस्रार तक ले जाना। यह कोई कल्पना नहीं, ये एक जीवंत प्रयोग है जो सजगता और साधना से घटता है। ओशो यह स्पष्ट करते हैं, कोई भी चक्र दबाया ना जाए, हर चक्र को स्वीकार किया जाए और सजगता के साथ उसे पार किया जाए। इस अध्याय का मूल संदेश यह है, तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम ऊर्जा हो, और यह ऊर्जा 7 सोपानों से होकर ऊपर उठ सकती है। हर चक्र एक द्वार है और तंत्र वह विज्ञान है जो तुम्हें इन द्वारों को खोलना सिखाता है। तंत्र हमें यह सिखाता है कि हम सिर्फ शरीर नहीं बल्कि चेतना की एक गहरी यात्रा है। जो भी जाना, अगर वह भीतर कुछ हलचल लाए तो उसे जीने की कोशिश करो। अगर यह वीडियो सार्थक लगा हो तो शेयर करो और अपने सवाल नीचे कमेंट में लिखो। शायद कोई सवाल ही तुम्हें भीतर की दिशा दिखा दे।